अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हाफिज़ बिलाल अरोड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। आज डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से एक वन डे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें पाकिस्तान के नामवर मौर्रिखीन तशरीफ़ ला रहे हैं। टॉपिक हमारा होगा सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। आइए सेमिनार हॉल में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन से नामवर मौर्रिखीन हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। ऐसे पोशीदा राज आपको बताए जाएंगे जो आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और guest speakers have arrived. I welcome them. असेंबली थी, वो फुली एम्पावर्ड थी, एक्सपर्ट थी, उसके पास भी सलाहियत थी कि वो आइन बना सकती थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक फॉरेनर एक्सपर्ट को हायर किया अपना आइन बनाने के लिए और खुद अपनी इस असेंबली की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर दिया कि इसमें कोई बंदा अहल नहीं, हम बाहर से ले लेते हैं। और 54 में वहाँ की असेंबली की 309 सीटें थीं और मुस्लिम लीग जो कि पाकिस्तान की खारिज जमात थी 309 में से सिर्फ 9 सीटें ले सकी, बाकी 300 यूनाइटेड फ्रंट ले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारे मशरकी पाकिस्तान के दोस्तों के ग्रीवेंसेस थे उनको मुस्लिम लीग उसको एड्रेस नहीं कर सकी। उस वक्त की जो रूलिंग एलीट थी वो उसको एड्रेस नहीं कर सकी। डॉक्टर साहब ने कोकब साहब ने किताब लिखी है फेलियर ऑफ लीडरशिप इस पाकिस्तान के हवाले से, यकीनन आपने पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने पूरा एनालिसिस दिया है। अच्छा, आप देखें कि उनकी डिमांड्स क्या थी, उनके ग्रीवेंसेस क्या थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस जमात को एक इबरतनाक किस्म की शिकस्त दी। अगर आप उस इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो आपके सामने आएगा कि उस वक्त जो वहाँ पर सूबाई वज़ीर आला थे वो एक स्टूडेंट से हार गए और मोर देन 50 हल्के ऐसे थे जहाँ कैंडिडेट्स की, मुस्लिम लीगी कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हो गई। उनकी डिमांड क्या थी? सिंपल, कि हमें सूबाई को गिरफ्तारी दी जाए। क्या ये कोई गैर मंतकी डिमांड थी? वेस्ट पाकिस्तान और कहते हैं मैंने बात की उनके वजीर से जाकर, कैबिनेट मेंबर से, गालबन उसका नाम रमीजुद्दीन था, उससे मैंने बात की कि आप हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते? तो कहता जी रमीजुद्दीन का, जो खुद जस्टिस मनीर ने ये कोट एंड कोट किया, उसने कहा जी जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा क्या कह रहे हो, हम 56% हैं, हम आपसे अलग हो जाए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से अलग हो जाए? हम आपसे ज्यादा हैं। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। अयूब खान का एक और मैं आपको बता दूं कि अयूब खान ने जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें इंसानी हकूक का चैप्टर ही नहीं रखा था। जो ह्यूमन राइट्स का पोर्शन है वो नहीं था। और ह्यूमन राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आप देखेंगे। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कन्वीन होती है और 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म का इंतखाब होता है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली और 12 अगस्त को जो पहला वर्किंग स्टेप वो लेते हैं वो इंसानी हकूक की कमेटी तश्कील देते हैं। 71 के अंदर बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड हुए और हम ये ब्लेम दे देते हैं कि जी भारत की रिश्वत दवानियाँ, और ये दुनिया की तारीख का एक असूल है, हिस्ट्री एक साइंस है कि कोई भी साजिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इसको लोकली या इंटरनली या इंडिजिनस प्लेयर नहीं मिलते। तो सेपरेट हो गया। अब है कि इससे हमने सबक क्या सीखा? तो असद खान की जो किताब है ना, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता, ठीक है। और आप ये देखें कि जो उस वक्त की रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, उसकी लेजिटिमेसी दिन ब दिन मिनिमाइज होती चली गई। 1940 से लेकर 1947 तक आप मुस्लिम लीग की वर्किंग देखें, उसकी ग्रोथ देखें, उसकी
जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो देखें किस तरह वो 40 से 47 तक अपना टारगेट अचीव करती है। कि ये यहाँ शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले ये कंसेप्ट मौजूद था कि बंगाली के अब लोअर देन अस, वो हमसे हमारे जैसे खूबसूरत नहीं, तो हमारे जैसे वेल बिल्ड नहीं, उनके कद छोटे हैं और वो शीन नहीं बोल सकते। जब आपने किसी को कमतर समझना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें निकाल देते हैं। जब आप अपने किसी भाई को इक्वली नहीं समझ रहे तो फिर उसके साथ रहना नामुमकिन। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जस्ट इमेजिन करें कि बंगाली खुद अक़लियत को इक्वालिटी सूबाई को मुख्तारी ऑफर कर रहे हैं। कौन सी अक्सरियत है जो अक़लियत को राइट देती है? कौन सी अक्सरियत है, मुझे बताएं। बहुत बहुत आसान है, जो हम कल भी मैं टीवी पे देख रहा था तो बता रहे थे कि ना बंगाल में मुसलमान, पाकिस्तान में मगर पाकिस्तानी जो बड़े जुल्म हुए। तो जैसे वो जनरल खादिम हुसैन का वो मुझे लफ्ज़ याद आ रही है कि जब 70 में वहाँ पे फौज भेजी गई, 71 में मार्च में, तो उसे किसी ने कहा कि ये बंगाली काबू नहीं आ रहे, तो उसने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा। फिर इनके घरों में पंजाबी बच्चे होंगे। हमें सिर्फ देखने की जरूरत है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या थी। मजहब रूहानी यूनिटी का जरिया है। रोटी के लिए आपको माशी मुसावत चाहिए होगी, मजहब रूहानी यूनिटी का जरिया है। सियासी निज़ाम के लिए आपको कहीं ना कहीं अक्सरियत को वेटेज देनी होगी। नहीं देंगे तो फिर ये दुनिया की बाहर मिसाल जरूर बनेगी कि जहाँ अक्सरियत अक़लियत से अलग इख्तियार करें। अहम बात यह है कि आज भी हम वही करेंगे। आज भी हम ये समझ रहे हैं कि मजहबी नामों से हम यूनिफाइड रह सकेंगे। आज भी हम यही समझ रहे हैं कि नेशनलिज्म शायद कोई अलग फोर्स होती है। नेशनलिज्म सिर्फ एक ही फोर्स है जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि इस मुल्क के नाम के साथ हमारे माशी, सियासी, मजहबी सारे मफादात महफूज हैं। Bhatti, he is chairman department of History and Pakistan Studies, Sargodha University. His area of specialization is identity politics in Pakistan during the separation time. Assalamualaikum and good morning to everybody. Dear students and respectable colleagues, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर कॉन्स्पिरेसी थेरीज और हम अक्सर औकात यही समझते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वही पाकिस्तान का ये हाल किए हुए हैं जो पाकिस्तान का ये हाल है। फॉर एग्जाम्पल, हम चूँकि अभी ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन पे बात कर रहे हैं, तो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से है, मैं अभी थोड़ी देर पहले रिजवानुल्लाह कौसर साहब के आखिरी में उनसे ये बात कर रहा था कि सिर्फ चंद माह पहले की बात है कि यूरोपियन यूनियन जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया का, यूरोपियन यूनियन में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ट्रेड में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीन्स के उनकी ट्रेड को कंपेटिटिवली डील नहीं किया जाता, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। बांग्लादेश ने क्वाइट रिसेंटली यूरोपियन यूनियन को ये लिखा है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप हमें हमारी ट्रेड में हमें कमज़ोर ना समझे, हमें कंपेटिटिव ट्रीटमेंट चाहिए।
तो उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी के ऊपर वो इस लेवल का है कि इस वक्त वो यूरोपियन यूनियन से कंपेटिटिव ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, जबकि हम मुख्तलिफ कंट्री से और IMF से ग्रांट लेके हम अपना बजट बना रहे हैं। ऑफ कोर्स उन एसिमेट्रीज को एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू ही सेटल किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल एक्टिविटी को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को चूँकि बहुत ज़्यादा अभी तक मेलाइन किया जाता है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता जहाँ से एक्चुअली सोल्यूशन निकलना होता है। और उसकी हम उस हवाले से देखते हैं कि हमारे यहाँ जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा पाकिस्तान में रूल करते रहे और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बैकग्राउंड में रहे। यही वो मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है जो लेटर ऑन एक्यूमुलेट होते होते अल्टीमेटली वो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आता है। फिर 50s के डेकेड में स्पेशली जो लेटर 50s और खास तौर पर 60s आफ्टर अयूब्स अथॉरिटेरियन रूल 58 में जब मार्शल लॉ लगा उसके बाद से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली स्पीकिंग रीजनल और क्लास डिस्पैरिटीज थी। वो वाली जो एसिमेट्रीज थी हमारे यहाँ, चाहे वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के हवाले से थी या उसमें लैंग्वेज के डिमांड के हवाले से था या हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेवल का डिफरेंट लेवल था ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का, ना सिर्फ हम उसको सेटल डाउन करने में उसके सोल्यूशंस निकालने में हम नाकाम रहे, बल्कि हम देखते हैं कि अयूब पीरियड में खास तौर पर पाकिस्तान आप इस मौजू को देखेंगे तो ये 3 अल्फाज आपको बड़ी जल्दी और आसानी से समझाएंगे कि तारीख को आप पढ़ते क्यों हैं, तारीख पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तारीख की अहमियत क्या है। उसकी मुख्तलिफ तारीफें हैं, डेफिनेशन है, किसी ने कहा पैक ऑफ लाइज है, किसी ने कहा दिस इज इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, हैपनिंग, इवेंट। तो हर किसी की अपनी एक जो है वो डेफिनेशन है कि तारीख होती क्या है। दूसरी बात आती है मेमोरी की, याददाश्त की। याददाश्त वो है जो आप अपने दिमाग में एक इनफॉर्मल वे से शुरू करते हैं सीखना, और सीखते सीखते वो एक वक्त में इनहैबिटेशन बन जाती है या पुख्ता हो जाती है, और उसके पुख्ता करने में आपके इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ज्यादा असर होता है। एंड दैट इज हाउ यू लुक इनटू द आइडिया दैट हाउ दिस क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी that takes shape, or the idea for taking those people into certain identifications. इब्रार भट्टी साहब का काम है आइडेंटिटी पे, यकीनन कहीं पे अगर कुछ होगा तो दुरुस्त भी करेंगे। याददाश्त और शनाख्त दोनों उस वक्त बनती हैं जब आपके इर्द गिर्द की चीजें आपके माहौल के साथ मैच करना शुरू करती हैं। कुछ हिस्सों में आपके वालिदैन, आपका मुआशरा, आपका इर्द गिर्द, आपकी सहूलियात, आपकी ज़रूरियात वो बनाती हैं आपकी याददाश्त, और वो याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता तारीख बन जाती है। और तारीख के साथ साथ फिर कुछ ज़ुबानी वाक़यात हैं और कुछ वाक़यात वो हैं जिनको आप याद रखते हैं चाहे अच्छे या बुरे, एंड फॉल ऑफ ढाका इज़ वन ऑफ दैम। तो कुछ जो रहनुमाई की और हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं, कौमों की तारीख में 75 साल शायद ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती। किसी चीज़ को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए यूरोप ने 1215 में मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में लाए, और आज 10 या 1100 साल के बाद भी वो अभी भी तरक्की की राह पे गामजन होने की कोशिश करने में लगे हुए। तो दिस 71 डिबेकल, फॉल ऑफ ढाका, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ नाम हैं, ये हमें उस शनाख्त की तरफ लेके जाते हैं दैट हाउ वी रिमेंबर दोज इंसिडेंट्स विच हैपन। और जो आखिरी बात है वो है मेमोरी की या याददाश्त की, कि आइडेंटिटी और मेमोरी दोनों को आप मिलाते किस तरह हैं, और उनको मिलाने के लिए बाज़ औक़ात सियासत, मज़हब, इकॉनमी, मुआशरा, तमद्दन, तहजीब, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल है जो बंगालियों ने, जो शफीक भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन। हमारे साथ हैं डॉक्टर महबूब हुसैन, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आपने पोस्ट डॉक्टरेट दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी
آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا ہے اور آپ کی کتاب جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پارلیمنٹ پر جو آپ کی تحقیق ہے وہ پبلش کی ہے. اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور پارلیمنٹ پر پاکستان کا یونیک ہسٹورین واحد پہلا ہسٹورین ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری یونیورسٹی آف گجرات یونیورسٹی سرگودا ڈاکٹر ابراز ظہور بھٹی ہیں. آپ آئیڈینٹی پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی اس سبجیکٹ پہ کی ہے اور آپ کا اپنا ایک تاریخ لکھنے میں اپنا ایک مقام ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر فخر بلال. آپ کی پی ایچ ڈی دنیا کے اندر اسلام کے اگر میں کہوں تو یہ ایک ایگزیجریشن نہیں ہوگی, ایک یونیک ہسٹورین ڈاکٹر فرانسس رابنسن کے ساتھ رائل ہالووے کالج یونیورسٹی آف لندن سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور اسلام پر پاکستان میں آپ کی ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا تعلق ہے اور جو اگر میں کہوں کہ ایمرجنگ ہسٹورینس میں سے آپ کا ایک بہت اہم مقام ہے تو اس میں بھی ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ڈاکٹر شفیق بھٹی صاحب. آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, سینئر ہسٹورینس میں سے ایک مقام ہے. ہم میں سے بہت سے نئے اسکالرز نے ایمرجنگ اسکالرز نے آپ سے سیکھا ہے اور آپ کے سکھانے کا اپنا ایک انداز ہے, منفرد انداز ہے اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس وائس چانسلر صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیج دیے ڈاکٹر آپ کا شکریہ سر. ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب, آپ نے ایگزیٹر سے اگر میں درست ہوں تو پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ بھی اپنے طور پر انٹرنیشنل ایکسپوجر اپنے سبجیکٹ کا اور یقیناً ہم آپ کی یہاں تشریف آوری سے بھی مستفیض بھی ہوئے ہیں اور مستفید جسٹس منیر جو ایوب خان کے اور جس طرح ایوب خان اور اسکندر مرزا جس طرح انہیں ڈکٹیٹ کرتے تھے یہ اسی طرح کے فیصلے کرتے تھے اور ان کے جو 4 بڑے ڈیسیژنز ہیں جسٹس منیر کے وہ 4 بڑے کیسز میں یعنی پہلا مولوی تمیز الدین کیس, پھر اس کے نتیجے میں یوسف پٹیل کیس, پھر ریفرنس کیس اور چوتھا جو ہے 200 کیس جوڈیشری. اور وہ جیسا کہ ڈاکٹر محبوب حسین نے ذکر کیا یہ جسٹس منیر جو تھے وہ چیف جسٹس. اب یہ اب ادارہ کام نہیں کیا ان 6 سالوں کے دوران, بلکہ جسٹس منیر کے فیصلے جو کہ جسٹس منیر کا بذات خود یہ حال تھا کہ ہی واز پرسنل فرینڈ اور یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہائی ویز اینڈ بائی ویز اپنی کتاب ہے وہاں پہ بھی تذکرہ کیا ہے. ایوب خان کی کتاب جو ہے وہاں سے بھی جو فرینڈز ناٹ ماسٹرز اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ یہ پرسنل فرینڈ تھے. He told us about the 4 decisions that actually harmed the democracy and the state of Pakistan. So actually we face a problem like before 1947 we have the other in the form of Hindus and the British and we were the we. So us and them concept we created another them after the partition of India and that them was or the other was none other than the Bengalis. So now I would like to request Professor Dr. Shamsur Rahman, Dean Faculty of Languages and Oriental Learning to please come on the dais and share his thoughts and also to sum up the session, today's session. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو میں
डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे। तो इस वजह से अगर आप बहुत पुराने माजी के, जिसको डॉक्टर खुरम कादर साहब कहते हैं रिमोट काजेज, अगर आप रिमोट काजेज को देखें तो हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग का, वो भी थोड़ा डिफरेंट है हमारा और बंगाली से। बंगाल, ये बात हमें समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि बंगाल ही वो सूबा था जहाँ जो कि सबसे पहले डिवाइड हुआ और वहीं पर मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई और वहीं पर मुसलमानों ने ये ख्वाब अगर सोचा है तो ये कि मुसलमानों के हुकूक होने चाहिए, तो ये सारी की सारी तहरीकें वहाँ से चली। तो बाद में हमारे पास बहुत देर बाद हमारे पास ये तहरीकें आई और इन तहरीकों के फिर हमने किस तरीके से हमारा ओवरऑल इंटरेक्शन रहा बंगालीज़ के साथ, ये आज की गुफ्तगू इससे इसका बहुत बेहतर खुलासा बयान करती थी। तो ये वो टाइम है कि जिसमें हमें दोबारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यूरोप ने अपनी हिस्ट्री से बहुत सीखा है, माजी के अंदर हम नहीं रहते। ये सारी गुफ्तगू थी, ये सारी की सारी गुफ्तगू कलिमा हक थी। अगर ये गुफ्तगू आज से 40 साल पहले इतने ही रसूख के साथ और इतने ही जोर के साथ कही जाती और यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के दानिशवर ये बात करते तो शायद बंगाल तो शायद अभी अलग हो जाता, लेकिन वो जो स्वार या जख्म है वो उस तरीके से न होते जैसे कि आज न। तो मैं हमारे दिगर डॉक्टर कौकब साहब का, डॉक्टर महबूब साहब का, डॉक्टर साहब का, साहब का, डॉक्टर बिलाल साहब का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे तलबा तलबात के लिए ऐसे शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया और इसमें ऐसी शानदार गुफ्तगू हमें सुनने का मौका मिला, जिससे यकीनी तौर पर मेरे इल्म में बहुत इजाफा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।